हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों की क्लास जो है सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है। और जैसे कि हमने अपने डेमो में ही बताया था कि हम लोग जो है इस क्लास को वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि वर्ब का आज आपका फर्स्ट लेक्चर है। और ये डेली 2 PM ऑनवर्ड्स आपको हम लाइव मिलेंगे इसी समय। और आप लोग आइए और डेली अपना क्लास अटेंड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सीधे। ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे लेक्चर पे आते हैं और टॉपिक पे स्टार्ट कर देते हैं, वर्ब टॉपिक से। ठीक। देखिए, एक बार ये समझ लीजिए आप लोग कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, टीजीटी, पीजीटी, जो भी एग्ज़ाम है उनका सबका लगभग लगभग यही पैटर्न होता है। देख लो, इतने जगहों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, जेड हो गए। ये जो है क्लोज, यहाँ जेड हुआ है। क्लोज, क्लोज पैसेजेस कुछ कह सकते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ग्रामर से लगभग लगभग इतने ही पोर्शन से क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में। और इसके बाद जो है वोकेबलरी से, देखिए ये है वोकेबलरी सेक्शन। इतने जगहों से वोकेबलरी से क्वेश्चन बनता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, मिस स्पेल्ड, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड और कंप्रीहेंशन पैसेज। ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है मोर और लेस द सिमिलर सिलेबस। लगभग लगभग यहीं से सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, ग्रामर का अलग से और वोकैब का अलग से। तो सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आते हैं। इतने टॉपिक को टच करके क्वेश्चन बनते हैं, तो इतने टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे वो यूपीएससी कंपलसरी का पेपर हो, जुडिशरी का पेपर हो। आराम से अच्छे से पढ़िए टॉपिक वाइज। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे देखिए ग्रामर है मान लो, तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा, जैसे ये होता है ना, इतनी किताबें, इतना रूल कैसे होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 टॉपिक होता है। वैसे 9 मैंने उस दिन बताया था आपको कि लगभग लगभग, हाँ देखो ये बताया था आपको कि ग्रामर में लगभग लगभग देखो वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ये तो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन हो गया। तो इतने पोर्शन से ग्रामर में क्वेश्चन बनने हैं। इसमें से देखो कितनी टॉपिक हुई, 4 इधर और 2, 6, 8, 9, 9 टॉपिक। ये दो चार छोटी छोटी टॉपिक मिला के मान लो मैक्सिमम 15 टॉपिक। अगर हर टॉपिक में मान लो कि मैक्सिमम 30 से 40 रूल हो, तो कुल कितने रूल हुए? 600 रूल हुए। अब अगर आपको हम कह रहे हैं हम 5 महीने में कंप्लीट करेंगे, तो अब बताइए 5 महीने में हुआ कुल मिला के 150 दिन। 150 डेज में अगर 600 रूल आपको तैयार करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, तो 4 रूल डेली पढ़ा, केवल 4 रूल डेली। अगर इस 4 रूल को आप अच्छे से तैयार कर लो, कितना देर, मुश्किल से 30-40 मिनट घर पढ़ लिया करो, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा घर पे, और उस पर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन बना लिया करो। जैसे कि हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि करीब 3000 एरर्स हम करवाएंगे ग्रामर में। तो अगर उतना आप कंप्लीट कर लो, तो इंग्लिश में ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। यही चीज़ वोकैब पोर्शन का है। हम जो है डेली अपने लेक्चर में 30 वोकैब के वर्ड करवाएंगे, और उस पर रिलेटेड जब एक वर्ड कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो ए वर्ड करवाया, 30 वर्ड डेली डेली कराते गए निमोनिक टेक्निक से, जैसे आपको बताया था डेमो क्लास में। और उसके बाद जब वो वर्ड कंप्लीट होगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपके सामने करके दिखा दूंगा, आप करोगे बैठ के। वो वर्ड कंप्लीट हो गया,
फिर जान लो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी खत्म। तो अगर 30 वर्ड डेली वर्क करेंगे तो मान लो कि एक महीने में मेरी 25 लेक्चर हुई, तो लगभग लगभग 750 वर्ड एक महीने में कंप्लीट हो गया। अब 5 मंथ में कितना वर्ड हो गया? लगभग 4000 वर्ड। और उतना वर्ड करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? ठीक है। हाँ, तो देखो वोकैब में जो ये पोर्शन, ये वोकैब का पोर्शन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल फ्रेजल वर्ड, मिस स्पेल्ड, होमोनिम्स, इसमें इस बार ना एक वर्ड जोड़ दिया है, एक वर्ड इसमें जो जोड़ दिया है वो होमोनिम है। इससे लड़के बड़े कंफ्यूज हैं कि ये होमोनिम क्या है। ठीक, ऐसे लगता है कोई नया वर्ड एसएससी में इस बार आया है, होमोनिम वर्ड, है ना। तो लोग ये सोचते हैं कि ये होमोनिम वर्ड क्या, होमोनिम तो ये ना बहुत कुछ नहीं है, आप लोग इसको जानते हो, बस थोड़ा समझना है। देखो ये बना है होमोस से, होमोस, और ये बन गया ओनुमा। होमोस, होमोस का मीन्स होता है सेम। होमोस का मतलब क्या होता है? सेम। और ओनुमा का मतलब होता है नेम। सेम नेम। अच्छा, सेम नेम का मतलब बट डिफरेंट थिंग्स, बट डिफरेंट थिंग्स। सेम नेम बट डिफरेंट थिंग्स। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लो किसी व्यक्ति का नाम राकेश है, और ये दो व्यक्तियों का नाम राकेश हो, दो व्यक्तियों का नाम राकेश हो, नेम क्या है? राकेश। दो लोगों का नाम राकेश है, लेकिन उनके वर्क तो डिफरेंट होंगे, चीज तो अलग अलग है, इसलिए सेम नेम बट डिफरेंट थिंग, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होगा इसका। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका अगर आप देखो तो देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो देखो राइट और राइट, देखो दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, राइट राइट, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इस राइट का मतलब ठीक करना और इस राइट का मतलब लिखना। सेकंड चीज देखो आप, जैसे है ऐड और ऐड, देखो इस ऐड का मतलब होता है जो एडवर्टाइजमेंट करना, इस ऐड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट, और इस ऐड का मतलब है ऐड करना। ऐड करना मतलब जोड़ना, किसी चीज का एडिशन करना होता है ना, क्या होता है? एडिशन। इस ऐड का क्या मतलब हो गया? एडिशन। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन उसकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो ये होता है होमोनिम्स। ये सब क्लास में अच्छे से कंप्लीट होगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, एक चीज और है, अभी इस समय जो है बड़ा एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में जो मेंस का सिलेबस है ना, उसमें बड़ा मेजर चेंजिंग हुआ है। तो जो भी लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको ये चीज़ जानना चाहिए कि क्या मेजर चेंजिंग हुई है और उसमें किस किस पोर्शन में कितना कुछ ऐड किया, कितना कुछ सब्ट्रैक्ट किया। और मेरे लिहाज से बड़ा बेनिफिट है लड़कों का इससे, क्योंकि जो लड़के बैंक की तैयारी करते थे वो मैथ के डर के मारे ना एसएससी का एग्ज़ाम घबराते थे देने से, कि अरे यार मेंस में 200 नंबर का मैथ है, फिर इतना करके कैसे जा पाएंगे। तो देखो जीएस वो पढ़ते ही हैं बैंक वाले, अब पता चलेगा कि इसमें भी जीएस ऐड हो गया, मैथ की वैल्यू मतलब मैथ के मार्क्स काफ़ी कम हो गए, वैल्यू तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अच्छा मार्क्स काफ़ी कम हो गए मैथ के,
यूपीएससी का भी कोई लड़का है तो अब एसएससी बिना कुछ अलग से तैयारी किए वो दे पाएगा, और एसएससी के लड़के तो देंगे ही देंगे। तो सबके लिए बड़ा अच्छा सिलेबस बन गया है। एक बार देखिए, आपको प्री तो सब पता ही है, 25 हर सेक्शन से आते हैं। मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25, जीएस से 25 और रीजनिंग से 25। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं 1 आवर में, 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक, अब एक चीज़ देखने वाली है इसमें ये बात ना, कि वर्क पढ़ाने के पहले 2 मिनट ये देख लेते हैं कि एसएससी मेंस का जो इस बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया है वो किस तरह से किया है, और किस तरह से बहुत मेजर चेंजिंग जो है इसमें आई है। तो देखो, इसमें जो है मैथ्स है ना, इसमें मैथ के साथ इसने जो है रीजनिंग ऐड कर दिया। थर्टी क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, ये हो गया एक पोर्शन। ठीक, दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश के साथ जो है जनरल अवेयरनेस को ऐड किया है। इंग्लिश में कुल मिला के आएंगे 45 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस में आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक, थर्ड सेशन में इसमें जो है कंप्यूटर अवेयरनेस ऐड किया है। कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें आएगा 20 क्वेश्चन। तो ये देखो, ये और ये कुल मिला के 3 सेक्शन हो गए। ठीक, देखो इसके लिए 1 आवर, इन दोनों के लिए 1 आवर, और इसके लिए 15 मिनट। तो टोटल कुल मिला के जो है 2 आवर एंड 15 मिनट। निगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 की होगी। अब देखिए, इसमें इस तरह से अब जो है आपका मेंस का पेपर होगा। पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मैथ के होते थे, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के इंग्लिश के होते थे। लेकिन इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ। इंग्लिश फिर भी इंग्लिश है, इंग्लिश की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, चूंकि अभी भी सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश ही पूछा जा रहा है, 45 क्वेश्चन। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि इस 30 क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से। तो 30 जो 90 मार्क्स, मतलब मैथ्स आएगा 90 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी 90 मार्क्स की। ये टोटल दोनों मिला के हो गए 180। इंग्लिश आएगी 135 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस आएगा 75 मार्क्स। ठीक, और ये आएगा 60 मार्क्स का, ये जो है आएगा 60 मार्क्स का। इस तरीके से जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन ये है कि क्वालिफाइंग होगा, लेकिन उसका मार्क्स जो है ज़्यादा ही रखेंगे कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए, बाकी के लिए नॉर्मल क्वालिफाइंग होगा। इस तरह से पूरा पैटर्न बदला है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। मैथ्स जो है केवल 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश 45 क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएगा, और कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएगा। 2 आवर 15 मिनट में ये पेपर आपका होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, अब आपके हम टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। आज आपको पढ़ाना है, ये थोड़ा बताना ज़रूरी था,
आज आपको पढ़ाना है वर्ब। तो सीधे वर्ब पे हम लोग आते हैं। देखो, ग्रामर मैंने बताया था ना कि इतनी टॉपिक है ग्रामर की। वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, कंजंक्शन इनको जोड़ता है, नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये डिस्क्रिप्टिव के लिए है। अब देखने वाली बात ये है ना कि वर्ब में हमें क्या क्या पढ़ना है, वर्ब टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखो कि वर्ब में हमें कितनी टॉपिक कंप्लीट करनी है, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, जितने हेल्पिंग वर्ब हैं, जो आपको मैंने बताया कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो वर्ब टॉपिक के अंदर आएंगे, है ना। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो वर्ब टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। अब आपको पहले लेक्चर में हम बताए थे कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं। देखो, तीन होते हैं हमारे पास टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके सारे हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब ले लो, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जितने हैं, डिड, वाज, वर, हैड, यूज टू। और फ्यूचर टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह से सारे हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब के अंदर पूरे आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए ये सारे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के, देखो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट टू, गोइंग टू, सपोज टू, नीड टू, सीम टू, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। देखो इसको ना, इसी हेल्पिंग वर्ब को थ्री पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब लोग। एक को कह देते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब। दूसरे को बोल देते हैं प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब, दूसरे को बोल देते हैं मोडाल एक्जिलरी वर्ब। दूसरे को बोल देते हैं मोडाल एक्जिलरी वर्ब। और थर्ड वाले को बोल देते हैं मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब। मार्जिनल एक्जिलरी वर्ब। इस तीनों को तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट करके तब पढ़ना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे अपना एक एक करके कंप्लीट करते चलना है। ये चीज समझ में आई आपके? अब हमें और कौन सी टॉपिक वर्ब के तहत कंप्लीट करनी है? देखो, वर्ब में ही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस के बाद क्वेश्चन टैग रूल, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक सेंटेंसेस, एम्फैटिक सेंटेंस के बाद मूड्स, इन्वर्जन, फिर कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, इम्परेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल एडजेक्टिव,
पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, वर्ब के सारे फॉर्म, वर्ब के सारे फॉर्म, इतनी चीजें जो है आपको वर्ब के अंदर पढ़नी है। ठीक, इतनी टॉपिक आपको वर्ब के अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक, तो सबसे पहले आज हम जो है वर्ब पढ़ना शुरू करते हैं। समझ में आ रही ना क्या क्या वर्ब के अंदर कंप्लीट होगा? देखो ये ऐसी टॉपिक है वर्ब कि अगर अच्छे से आपने वर्ब कंप्लीट कर लिया तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नरेशन एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके बाद में स्पीकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब बहुत बेनिफिशियल है, सबसे अच्छी टॉपिक है और ये कम से कम 30% सिलेबस को कवर करता है वर्ब। इसीलिए सबसे पहले वर्ब पढ़ना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले वर्ब हम पढ़ाते भी हैं। आप लोग अच्छे से इसको समझिए। और अब जो है वर्ब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वर्ब, थोड़ा सा वर्ब के बारे में पहले समझ लो कि वर्ब होता क्या है पहले, है ना। तो देखो वर्ब जो है, पहले बताओ वर्ब क्या होता है, डेफिनेशन बताओ वर्ब की, कि वर्ब कहते किसे हैं, बताइए। देखिए वर्ब, ये वर्ब इज ए वर्ड व्हिच स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। क्या होता है वर्ब? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताए उसे कहते हैं वर्ब, है ना। फॉर्म की दृष्टि से ना वर्ब 2 टाइप के होते हैं। बहुत बेसिक से एडवांस तक सिलेबस जाएगा, इसलिए आराम से आप लोग पढ़ते जाइए। फॉर्म की दृष्टि से जो है वर्ब 2 टाइप के होते हैं। फॉर्म की दृष्टि से वर्ब कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक को कहते हैं फाइनाइट और एक को कहते हैं इनफाइनाइट, या इसी को बहुत कहते हैं नॉन फाइनाइट। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक, फॉर्म की दृष्टि से। किस दृष्टि से? फॉर्म की दृष्टि से। फॉर्म मतलब रूप, है ना। रूप की दृष्टिकोण से वर्ब को 2 भागों में डिवाइड किया गया। अच्छा, फाइनाइट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। फाइनाइट को, एक होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के 2 भाग होते हैं। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रांजिटिव। ठीक, ये चीज समझ में आई। और इनफिनाइट के या नॉन फाइनाइट के 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है इम्परेटिव, थर्ड है
जीरेंड। फोर्थ है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और फिफ्थ है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इस तरीके से वर्ब को अलग अलग रूपों में बांटा गया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है? बताओ भाई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताइए। देखिए, फाइनाइट उसे कहते हैं जो फाइनाइट, बताइए। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है, उसे कहते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, ये जो है ये चेंज नहीं करते अपने फॉर्म को, ये हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं, अर्थात इनके सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने से इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्हें बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गया आप लोगों के? अच्छा, तो अगली बात ये देखिए आप लोग कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ गया? ठीक है, देखिए ये देखिए, फाइनाइट वर्ब फॉर्म की दृष्टि से वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सब चीज़ सेम पीडीएफ में लिखा है, अच्छे से बस समझा रहा हूँ आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के उस पर यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी, आप उसमें से निकाल के प्रिंट आउट करा के या वैसे भी जैसे आपका मन करे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, देखिए 2 प्रकार के होते हैं वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट देखो बताया ना कि ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव 2 प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव। और नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव, इंपरेटिव, पार्टिसिपल, ये जीरेंड है, ये पार्टिसिपल जीरेंड, पार्टिसिपल एडजेक्टिव और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इस तरीके से ये जो है आप लोगों के समझ में आया। ठीक, अच्छा, तो फाइनाइट वर्ब का एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल के जरिए आप लोग समझिए। ठीक, द मैन किल्ड ए स्नैक। द मैन किल्ड ए स्नैक। ठीक, क्या उदाहरण है? द मैन किल्ड ए स्नैक। देखो इसमें जो है देखिए, फाइनाइट वर्ब का एक एग्जांपल आप लोग देखिए पहले। इसको वांट टू राइट। ठीक, ही wants to write, we wanted to write। ठीक, अब ये देखिए आप लोग कि देखिए इसमें वांट है ना, देखो आई के हिसाब से यहाँ वांट लगा है, यहाँ ही के हिसाब से वांट्स हो गया, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने फॉर्म को इसने चेंज किया, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया। और यहाँ देखिए ये वांटेड हो गया,
ये वी के हिसाब से ये पास्ट में चला गया तो ये वांटेड हो गया, मतलब इसने अपने फॉर्म को बार बार चेंज किया। लेकिन इनफाइनाइट में देखिए ये टू राइट जो है ये नॉन फाइनाइट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में टू राइट टू राइट टू राइट है। तो ये हो गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल। ठीक, अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं बताइए? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं ये वर्ब which requires an object to complete his sense is called transitive verb। ऐसा वर्ब जिसको अपने सेंस को व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ये वर्ब which does not require an object to complete his sense। ऐसा वर्ब जिसको अपने सेंस को व्यक्त करने के लिए, अपने भाव को बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना कंप्लीट भाव व्यक्त करता है, तो उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक, अब एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल अच्छा सा ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक, देखो द मैन किल्ड ए स्नेक। ठीक, देखो मैन यहाँ हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो मैन ने क्या किया? सांप को मार डाला। ठीक, अब देखिए यहाँ अपने भाव को व्यक्त करने के लिए ये जो है द मैन किल्ड ए स्नेक, ये जो है ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव में क्या होता है? इंट्रांजिटिव एक एग्जांपल ले लो, द चिल्ड्रन क्राइड, द मैन डाइड। ठीक, बच्चा रोया, बच्चा चिल्लाया, जो भी कह लो, और द मैन डाइड, आदमी मर गया। देखो अपने भाव को पूरी तरह व्यक्त कर रहा है ये, चिल्ड्रन डाइड और मैन, चिल्ड्रन क्राइड और मैन डाइड, अपने सेंस को पूरी तरह व्यक्त कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना निसंकोच होके। अभी जब ये चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद इस चैप्टर पे बेस्ड जो है जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को कराए जाएंगे अच्छे से, एक एक करके। ठीक, लेकिन पहले इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ लो आप लोग। देखिए ये फाइनाइट वर्ब के बारे में पूरा लिखा है। वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट है टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म बदल लेते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। आई वांट टू राइट, ही वांट्स टू राइट, शी वांटेड टू राइट, है ना? यही तो भी समझा रहे थे आप लोगों को। समझ में आ रही बात ना? ही इज एन एडुकेट, यू आर स्टूडेंट, पूरा वही चीजें लिखा है। ठीक, इसको पीडीएफ में आप लोगों के मटेरियल के रूप में है ये, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, बस इसके सेंस को अच्छे से समझ जाओ कि ये है क्या चीज़, है ना? देखो नॉन फाइनाइट में क्या है? वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट है टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म ना बदल कर एक ही फॉर्म में रहते हैं, उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। पूरी वही चीज़ लिखी है एकदम सेम अच्छे से। अगला देखिए, देखिए ये कह रहा है फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देखो, ये है ना, ये फाइनाइट वर्ब है वांट्स, इसका अपना सब्जेक्ट क्या है? ही। वांट का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, जैसे टू राइट है ना, ये हो गया फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट है। और देखो इसका सब्जेक्ट है क्या? ही। लेकिन देखो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू राइट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो ये बात है कि फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक,
वर्ब की डेफिनेशन पूरा। हाँ, अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब। देखो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी आपको मैंने बताया ना कि ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखो इसे, देखो ना, मैन किल्ड अ स्नेक। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये स्नेक, सांप को इसने मार दिया। मैन किल्ड ये स्नेक, ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक, इंट्रांजिटिव ये वर्ब व्हिच, अब देखो इंट्रांजिटिव भी आपको समझाए हैं कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट ही अपने भाव को ये सेंटेंस व्यक्त कर देते हैं, तो ऐसे को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। देखिए जैसे अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया था, द मैन डाइड। देखो मैन इसका सब्जेक्ट है, द मैन, और डाइड मर गया, पूरे पूरा भाव व्यक्त कर रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। गर्ल क्राइड, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। अभी पढ़ते चलिए, समझते चलिए। अच्छा ये बताइए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ने की आवश्यकता क्या है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसको, इसका सबसे ज्यादा यूज जो है हम लोग नरेशन में, और उससे भी ज्यादा यूज वॉइस में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, वॉइस में। जब वॉइस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव जितने भी होंगे उनका पैसिव नहीं बनता और ट्रांजिटिव का ही पैसिव बनता है। ठीक, तो इसलिए अभी इसको पढ़े रहोगे तो वॉइस में बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका, है ना। इसके बाद जो है अब आते हैं नॉन फाइनाइट पे। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में सबसे पहला मैंने लिखा था, देखो फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। अभी इसमें एक टॉपिक बची है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी क्या बचा है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें बताएंगे लास्ट में थोड़ा। पहले थोड़ा सा नॉन फाइनाइट के बेसिक चीज़ आप समझ लो। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट में जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है आपको, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या होती है, इन्फिनिटिव का मतलब है कि कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर टू प्लस वर्ब हो तो उसे क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब अगर कहीं भी हो सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर टू प्लस वर्ब कहीं हो तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक, देखो आई हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट अ प्रोजेक्ट। देखिए यहां वर्ब के पहले टू लग रहा है, यहां ये जो है किसका काम कर रहा है, ये इन्फिनिटिव का। यहां देखिए, बी प्लान्ड टू मेक ये हॉलीडे, देखो ये किसका काम कर रहा है, ये इन्फिनिटिव का कार्य कर रहा है, इन्फिनिटिव। ठीक, शी हैज टू कम, इन्फिनिटिव। इनके रूप में कोई चेंजिंग नहीं होगी और ये सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर कहीं भी रह सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई। तो अगर कोई पूछे इन्फिनिटिव क्या होता तो बता ले जाओगे ना, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर टू प्लस वर्ब, मतलब में वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो और टू प्लस वर्ब अगर कहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। अच्छा, अब अगला देखो आप, इंपरेटिव। अगला क्या है, इंपरेटिव। इंपरेटिव किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना दिया हो, मेन वर्ब का सब्जेक्ट
ना दिया हो तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इम्परेटिव बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव। से देखो ये रन ऑन द रोड, क्या है? रन ऑन द रोड। देखो ये रन मेन वर्ब है ना, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं? इम्परेटिव। गो टू द मार्केट, देखो सब्जेक्ट नहीं दिया है, ये मेन वर्ब है गो। ठीक। कम टू द क्लास, मेन वर्ब है ना, सब्जेक्ट नहीं दिया है। अब इम्परेटिव की मुख्य पहचान पता चली? कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसे हम लोग कहते हैं इम्परेटिव। उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव कहते हैं। ठीक। अब अगली चीज ये है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव। नेक्स्ट चीज क्या था? नहीं, पर जीरेंड पढ़ लो पहले, है ना। इसके बाद क्या है? जीरेंड है। जीरंड, पार्टिसिपल जीरंड अथवा जीरंड। जीरंड की मेन जो है कैसे पहचानोगे यहाँ ये जीरंड है? देखो वर्ब प्लस आईएनजी हो, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो, क्या हो? वर्ब प्लस आईएनजी हो, वर्ब प्लस आईएनजी हो, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के स्थान पर कहीं भी अगर वर्ब प्लस आईएनजी है तो वो जीरंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? जीरंड का कार्य करेगा। ठीक। है ना। जब रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, क्या है? रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखो यहाँ रनिंग वर्ब प्लस आईएनजी है, रन वर्ब है, इसको हो गया रनिंग, और सब्जेक्ट के स्थान पर है तो ये किसका कार्य करेगा? अब देखो सिंटेक्स चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया जाएगा आपको कि अगर इन्फिनिटिव या जीरंड किसी चीज का सब्जेक्ट है तो जो इसके बाद वर्ब आएगी वो सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। ठीक। ठीक, समझ में आया पार्टिसिपल जीरंड? कोई डाउट? जीरंड अथवा पार्टिसिपल जीरंड में कोई डाउट है? नहीं है। अगला देखो आप लोग, नेक्स्ट है नेक्स्ट को कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। नाउन के ठीक पहले पार्टिसिपल एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे? किसी भी सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो, नाउन के ठीक पहले यदि वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो वहां पे वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करेगा। देखो ये बेबी है ना, ये है नाउन। अब कैसे पता बेबी नाउन है? जब अभी हम नाउन चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो किसी भी सेंटेंस में ना 5 जगहों पे नाउन होता है। 5 जगह पे किसी भी सेंटेंस में 5 प्लेसेस पे नाउन होता है। वो नाउन चैप्टर में बताऊंगा नई टेक्निक से कि ये तरीका है नाउन ढूंढने का। एक एक सेंटेंस में 10 15 15 नाउन ढूंढ के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक। बड़ा सा सेंटेंस द हिंदू का, और उस पर कम से कम 5 नाउन, 6 नाउन, 8 नाउन आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। ठीक। तो देखिए ये नाउन है, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ा है। ये एडजेक्टिव का कार्य करते हुए पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन के पहले यदि वर्ब प्लस आईएनजी हो तब वह वहां पर वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करते हुए पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये दोनों मिलके यहाँ क्या हो जाते हैं? ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक। पार्टिसिपल एडजेक्टिव, बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, कह रहा आई एम फ्राइंग पोटैटो। देखो पोटैटो है, इसके पहले फ्राइंग है, वर्ब प्लस आईएनजी, पोटैटो नाउन के पहले वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो ये किसका काम करेगा? पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य ये करेगा। अच्छा एक चीज और देखो, ये नाउन है पोटैटोज और यहाँ फ्राइड है। इसका मतलब ये है
कि नाउन के पहले ये अपने डी, ईडी या ईएन वाले फॉर्म में भी हो सकता है। नाउन के पहले अगर वर्ब अपने डी, ईडी या ईएन वाले फॉर्म में हो, ईडी, ईएन या डी वाले फॉर्म में हो, तो भी इसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही कहा जाएगा। तो भी इसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही कहा जाएगा। चलिए बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक नॉन फाइनाइट में और आपका बचा है, जिसे बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक, देखिए कोई चीज लिखा है ना, जब वर्ब नाउन के पहले एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो तो वो अपने डी, ईडी या इन वाले फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, कुक्ड बॉइल्ड भी वो आई एल ई डी है, ये आई है। ठीक, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है ना। अब इसके बाद क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का मतलब यह है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के ठीक बाद, कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के ठीक बाद अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो तो उस वह वर्ब वहां पे नाउन का कार्य करते हुए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। वो क्या होगा? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक, जैसे देखो क्या बताया अभी मैंने कि ऑब्जेक्ट के ठीक बाद अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो तो वह वर्ब वहां पर नाउन का कार्य करते हुए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही saw me jumping on the देखो ये ऑब्जेक्ट है, ही saw me jumping on the road। देखो ऑब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगा है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अगला उदाहरण देख लो, द फ्रेंड caught me watching the movie in Batra। देखो यहाँ मी के बाद क्या है? वाचिंग। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट के ठीक बाद, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद अगर वर्ब प्लस आईएनजी हो, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद यदि वर्ब प्लस आईएनजी हो तो वह वहां पे नाउन का कार्य करते हुए पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक, देखिए ये ही saw me jumping on the road, द फ्रेंड caught me watching movie in प्रिया सिनेमा। ठीक, देखिए ये है ना ऑब्जेक्ट। तो ये ना ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक, कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के? तो बेसिक जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट यहाँ तक था, जो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो फाइनाइट में हम बताए थे आप लोगों को अभी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ जो है थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में फिर आज का लेक्चर ओवर करेंगे। पहले ये देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है।
कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं, देखो फाइनाइट में बताए थे ना, एक ट्रांजिटिव होता है एक इंट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब टू टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। वो वर्ब जैसे देखो गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इटीसी, दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो कोई भी, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इसको पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका पहचानने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वॉइस में पड़ेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में। इसलिए यहाँ इसको बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और नहीं तो जान लो कि बहुत दिक्कत रहेगी, ठीक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको पहचानो पहले आप लोग, ठीक। जैसे देखो कह रहा है, पहली पॉइंट इसकी है कि अगर व्यक्ति सूचक कोई शब्द है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर वस्तु सूचक कोई शब्द है, अगर कोई पर्सन है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर कोई वस्तु है, थिंग है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अब सेंटेंस में ये ढूंढना कितना आसान है कि कौन व्यक्ति सूचक है और कौन वस्तु सूचक है, ठीक। तो जैसे देखो कह रहा है शी गेव मी एन एप्पल। अब देखो मी जो है ये क्या है, ये व्यक्ति सूचक है, क्या है, पर्सन से रिलेटेड है, ये व्यक्ति सूचक है, ठीक। और एप्पल क्या है, ये थिंग है, ये वस्तु से रिलेटेड चीज है, ठीक। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और एन एप्पल क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है। पहली पॉइंट में कैसे पहचानेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई व्यक्ति सूचक शब्द है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वस्तु सूचक शब्द है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे किया जा सकता है। सी गेव मी एन एप्पल टू मी, देखो यहाँ टू का प्रयोग किया, इसको आगे पीछे कर लिया, लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो ढूंढने में आसानी से आना चाहिए। चलो इसमें बताओ कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। द टीचर टोल्ड ए स्टोरी टू अस, देखो ये अस, ये व्यक्ति सूचक शब्द है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये स्टोरी, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, पहचान जाओगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई सेंटेंस है, यदि कोई सेंटेंस है और उसमें प्रीपोजिशन के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑलवेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सेकंड पॉइंट कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस है और उसमें प्रीपोजिशन के ठीक बाद, किसके बाद, प्रीपोजिशन के ठीक बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो सदैव ऑलवेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखो कह रहा आई ईट विद ए स्पून, देखो यहाँ विद क्या है, प्रीपोजिशन है, विद क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये स्पून क्या है, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होगा, ठीक। कोई डाउट। और देखिए यहां पे आई ईट ए बिस्किट, आई ईट ए बिस्किट, इसमें जो है आई ईट ए बिस्किट में देखो कहीं प्रीपोजिशन है, नहीं है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये, ठीक।
सेकंड पॉइंट समझ में आ गई कि अगर प्रीपोजिशन के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर प्रीपोजिशन नहीं है और कोई ऐसे ऑब्जेक्ट लिखा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, कैसे पहचानोगे? अगर प्रीपोजिशन नहीं भी दिया है, ठीक, थर्ड पॉइंट कैसे पहचानोगे कि कोई भी वाक्य है, ठीक, और उसमें अगर फ्रेजल वर्ब है, क्या है? फ्रेजल वर्ब है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सदैव क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा सदैव? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फ्रेजल वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है तो चाहे प्रीपोजिशन के बाद हो चाहे फ्रेजल, अच्छा फ्रेजल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों होता है? क्योंकि फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होता है ना, ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से जो मिलकर बना होता है इसे क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, इसलिए फ्रेजल वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक पॉइंट और है, लगभग 4 पॉइंट तो समझ में आ गई ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आखिरी पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहे यदि कोई शब्द, क्या लिखा है? यदि कोई शब्द जो स्थान का बोध कराए, मतलब प्लेस का बोध कराए, अगर वो वाक्य में के बीच में है तो वो प्रीपोजिशन होगा। अगर वाक्य के बीच में है तो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा, ठीक। और यदि वाक्य के अंत में है तो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। कोई भी शब्द अगर वाक्य के बीचों बीच में है तो प्रीपोजिशन होगा, और अगर वाक्य के अंत में है तो क्या होगा? एडवर्ब होगा, ठीक। जैसे देखो, ही इज हियर, ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट में है ना, तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब, ठीक। देखो, रमेश इज इन, लास्ट में है ना, तो क्या हो गया? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन रमेश इज इन द क्लास, तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अगर इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो, अगर देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस है तब तो उसके बाद होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में आ रहा है तो इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये क्लास डेली 2 PM ऑनवर्ड्स चलेगी, ऑनलाइन आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो भी अपना शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।